तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ऐसे में, और आपको बताना है कि इस ऐसे का कंपोनेंट्स आप रियल एग्जाम में क्या लिखते हैं। क्योंकि ऐसे का सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है कि ऐसे में डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होता है कि कहाँ तक लिखें, कितना लिखें, कौन से एंगल को लिखें और कौन से एंगल को छोड़ें। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि हमको कोई बड़ा डिसीजन लेना है ना, तो वो जो डिसीजन होता है ना, उसमें इंट्यूशंस और लॉजिक है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है। केवल लॉजिक से काम नहीं चलेगा और केवल इंट्यूशन से भी काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पीवाईक्यू यूपीएससी का। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन से लॉजिक बहुत है। अब मान लीजिए कि आपको इसका कंपोनेंट्स बनाना है, तो अब क्या बनाएंगे? थोड़ा तेज बोलेगा, आवाज नहीं आ रही आपके। तो पहला तो ये कि व्हाट इज विजनरी डिसीजन मेकिंग, ये बना सकते हैं। हाँ, कभी भी जब कोई टेक्निकल टर्म्स यूज होना तो आप उस टेक्निकल टर्म की डिफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद है हाँ, फिर intersection of logic and what happens at the intersection of logic and intuition, जहाँ पर लॉजिक और इंट्यूशन मिल रहा है वहाँ पर क्या होता है, ये वाले कंपोनेंट। नहीं जानते क्या है, कभी भी अगर फिलोसफिकल ऐसे है ना, तो मीनिंग लिखने के बाद सेकंड कंपोनेंट्स आपका ये होना चाहिए कि उसी स्टेटमेंट को वैलिडेट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये दे रहा है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन लॉजिक, तो इसी को आप वैलिडेट कीजिए कि हाँ ऐसा होता है कि इफ वी वांट टू मेक विजनरी डिसीजन मेकिंग, तो उसमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये है। अब थर्ड, अब बताइए थर्ड क्या होगा कंपोनेंट, थर्ड क्या कंपोनेंट क्या लिखेंगे? थर्ड ये उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि हाँ, ऑलवेज देयर इज विजनरी डिसीजन मेकिंग विद लॉजिक एंड इंट्यूशन, और इज देयर समथिंग गैप, इज देयर सम एक्सेप्शन। लेकिन आप सही से फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यदि आपको काउंटर करना ही है ना, तो आप ऐसा काउंटर कीजिए ना, कैन विजनरी डिसीजन बी मेड विदाउट इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक है। हाँ, इट मीन्स कि हमारे पास केवल एक रहेगा लॉजिक, तो क्या वो डिसीजन विजनरी नहीं होता है, या फिर हमारे पास केवल इंट्यूशन रहेगा तो क्या वो डिसीजन विजनरी नहीं होता है, ये लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट कंपोनेंट क्या क्या बनाना है बताइए? ऐसा लिखिए ना कि व्हाट इफ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन ओनली इंट्यूशन, या फिर व्हाट इफ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन ओनली लॉजिक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ, फिर लास्ट में चैलेंजेस लिख सकते हैं आप कि क्या चैलेंजेस है डिसीजन मेकिंग करने में, राइट। ध्यान रखना, किसी भी एसे में बिना चैलेंजेस के वैसे इनकम्प्लीट माना जाता है, तो चैलेंजेस आपको लिखना मस्ट है। फिर लास्ट में चैलेंजेस के बाद क्या लिखेंगे, उसका सोल्यूशन से, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो बेसिकली समझ गए ना आप कि पहले उस क्वेश्चन का मीनिंग, यदि कोई टेक्निकल टर्म यूज किया हो तो उसका मीनिंग क्या है, फिर उसका वैलिडेशन, फिर उसका काउंटर आर्गूमेंट, फिर कोई और कोई कंपोनेंट्स, फिर उसका चैलेंजेस, फिर उसका सोल्यूशंस, फिर उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, फिर लास्ट में कंक्लूजन। आप ये फॉलो कीजिए ना, आपको इससे में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, ये मैंने बना रखा है साहब। अब जैसे मैंने सेकंड ऐसे है, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर सोसाइटी। मान लीजिए आपको इसका बनाना है, तो आप बताइए कि आप इसका क्या बनाएंगे, बताइए फास्ट बताइए। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर सोसाइटी, मतलब कि जो एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा होता है वो जरूरी नहीं कि समाज के लिए भी अच्छा हो। तो पहले तो यहाँ पर स्टार्ट में यही एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसे बोलना क्या चाह रहा है मीनिंग वाला। नहीं, इसमें मीनिंग नहीं लिखना है। मैं को बताया ना कि जब कोई टेक्निकल टर्म यूज हो तभी मीनिंग लिखना है। ये सिंपल मीनिंग इसमें नहीं लिखना है। इसमें डायरेक्ट आ जाए तो क्या है, इसमें डायरेक्ट आइए वैलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट में है
सीधे उसको कहिए कि हाँ बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल, जरूरी नहीं कि वो समाज के लिए भी अच्छा हो। आप बताइए क्या लिखेंगे सेकंड वाला? ये वाला जो एस्पेक्ट है इसमें ज्यादा एम्फेसिस करना है ना इसमें। कौन वाला? ये जो फर्स्ट जो वैलिडेशन स्टेटमेंट रहता है उसमें ही हमको सबसे ज्यादा फोकस करना रहता है। हाँ, पूरे ऐसे का 40% यही होते हैं, मतलब कि 10 पेज में से 4 से 5 पेज यही होगा, ये ध्यान रखिए। गुड क्वेश्चन। अब बताइए इसके बाद क्या लिखेंगे वैलिडेशन के बाद? काउंटर वैलिडेशन। कि ऐसा लिखिए ना कि बेस्ट फॉर इंडिविजुअल कैन बी बेस्ट फॉर सोसाइटी एज वेल। हाँ, जैसे सती सिस्टम जो राजा राम मोहन ने लाया, तो वो समाज के लिए तो अच्छा था, तो ऐसा जो है ना आप लिख सकते हैं। अब बताइए नेक्स्ट क्या लिखेंगे? व्हाट आर द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट, कि कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ होता है, आप ये वाला पॉइंट जो है लिख सकते हैं शॉर्ट में, है ना। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेज, व्हाट आर द चैलेंजेज दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट बोथ आर डिफरेंट, कि इसको हम कैसे कोइंसाइड करें बेसिकली, तो आप जो है ना ये लिख सकते हैं। फिर लास्ट में सॉल्यूशंस लिखेंगे, चैलेंजेस के बाद हमेशा सॉल्यूशंस, और फिर लास्ट में कंटेम्परेरी रेलेवेंस। समझ रहे हैं ना आप ये अप्रोच? हाँ, कंपोनेंट बनाने में आपने जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे थे वहाँ मुझे दिक्कत आती है, मैंने भी रियलाइज करा था कि उसको और कैसे मैं अलग डाइवर्सिफाई कर पाऊँ। हाँ, अब देखिए जैसे मैं आपको एक और भेजता हूँ, देखिए नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड ए डिवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए मैन गिव हिम पावर। मतलब कि जनरली हर कोई जो है ना, जो जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना तो उससे डील करता है, लेकिन यदि उसके कैरेक्टर को जज करना है ना तो उसे पावर दे दो, फिर देखो कि अपने पावर का कैसे यूज करता है, वो मिस यूज करता है कि प्रॉपर यूज करता है। तो बेसिकली ये इससे वाले पूछ दिया। तब अब बताइए कि इसमें क्या लिखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट्स? बट टू टेस्ट द मैन कैरेक्टर गिव हिम पावर। हाँ, तो क्या लिखेंगे बताइए? देखिए यहाँ पे पावर जो है ना एक टेक्निकल टर्म्स है, तो पहले इसको आप डिफाइन कर दीजिए कि व्हाट इज पावर है यार। हाँ, फिर इसके बाद इसको कीजिए वैलिडेट है। अब देखिए वैलिडेट कैसे करेंगे कि हाउ पावर चेंज द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, तो इसमें बोथ आएगा पॉजिटिव एंड निगेटिव। हाँ, क्योंकि कुछ लोग पावर पाने से उसका पॉजिटिव यूज करते हैं और कुछ लोग पावर पाने से उसका निगेटिव यूज करते हैं, तो ये है। फिर लिखिए कि व्हाई कैरेक्टर इज चेंज्ड व्हेन पावर इज गिवन, कि लोग अपना कैरेक्टर चेंज ही क्यों कर लेते हैं यदि पावर दिया जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर बताइए इसको, आप बताइए कि इसको काउंटर कैसे करेंगे? काउंटर कीजिए इसको, इस ऐसे को। नहीं, वो ऐसे पूछ ही नहीं रहा है। आप ये लिखिए ना कि इज पावर ओनली मेथड टू टेस्ट द मन कैरेक्टर, क्या केवल पावर ये ऐसा मेथड है जो हम किसी के माइंड के कैरेक्टर को जज कर सकते हैं? ये काउंटर करना हो गया, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि टू टेस्ट द मन कैरेक्टर गिव हिम पावर, तो पावर इज द ओनली कैरेक्टर, कि हम केवल जो है ना पावर इज द ओनली मेथड कि हम उसके कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं, ये आपको लिखना है बेसिकली। थोड़ा सा क्या है, आप इसमें रिहर्सल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा ये। फिर देखिए और एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे बिना काउंटर के कभी कंप्लीट नहीं होता, आपको काउंटर करना ही पड़ेगा। हाँ, दूसरी चीज कि इसमें चैलेंजेस लिखिए कि व्हाट आर द चैलेंजेज टू इंश्योर पावर इज नॉट मिसयूज्ड है। हाँ, तो ये भी जो है ना आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या चैलेंजेज है जिससे हम इंश्योर करें कि पावर जो है मिसयूज ना हो। समझ रहे हैं आप ना? हाँ, अब इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। आप बताइए इसका क्या लिखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट? हेलो, पहले तो मीनिंग लिखिए। देखिए कभी भी जब कोई टेक्निकल टर्म्स हो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है क्या, तो पहले डेमोक्रेसी को बताइए आप, फिर लिखिए कि हाउ मेजर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर बताइए
थर्ड क्या लिखेंगे? What role it is playing to ensure democracy? तो बात एक ही ना है वो, कि हाउ मेजर द फोर पिलर डेमोक्रेसी, तो बात एक ही नहीं हो। तो उसको काउंटर कीजिए ना कि कैन डेमोक्रेसी सस्टेन विदाउट मीडिया, ये काउंटर करना। हाँ तो लिख दीजिए कि जैसे ग्राम सभा में मीडिया कोई नहीं है तभी तो वहाँ डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है। हाँ फिर लिखिए चैलेंजेस कि व्हाट आर द हर्डल्स फॉर मीडिया दैट चैलेंज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके सॉल्यूशंस, फिर कंटेम्परेरी रेलेवेंसी। ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपको ये लिखना है कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ है। अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे? हाँ तो देखिए, तो पहले तो इसमें क्या है ना कि चूंकि टेक्निकल टर्म से तो इसको डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज हैप्पीनेस है यार, व्हाट इज हैप्पीनेस है यार। फिर जो है उसको जो है ना वैलिडेट कीजिए, है ना, कि हाँ कि कैसे जो है ना कि हैप्पीनेस एक पाथ है, ठीक ना। फिर बताइए इसको काउंटर कैसे करेंगे? काउंटर कीजिए। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस। हाँ हाँ बोलिए। Is only by walking on that path you will achieve happiness. इज देयर एनी पाथ टू हैप्पीनेस, ये इसका काउंटर हो जाएगा, ठीक ना। Or any other path. हाँ. हाँ चूंकि देखिए हैप्पीनेस बोला है ना कि हैप्पीनेस इज द पाथ, बोले कि इज देयर एनी अदर पाथ टू हैप्पीनेस, तो ऐसे कुछ जो है ना आप लिंक कर सकते हैं बेसिकली। फिर लिखिएगा व्हाट आर द चैलेंजेस इन पाथ ऑफ हैप्पीनेस, कि चैलेंजेस क्या आते हैं बेसिकली हैप्पीनेस के पाथ में। फिर लिखिए सॉल्यूशंस पे कंटेम्परेरी रेलेवेंसी, है ना। देखिए आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको 4-5 ऐसे दूंगा आज, और आप क्या कीजिएगा ना कि उससे केवल कंपोनेंट्स बनाइएगा, क्योंकि आप फंस रहे हैं थोड़ा सा कंपोनेंट्स बनाने में। फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ शाम को। तो ये है बेसिकली, ठीक ना। हाँ, क्योंकि एक बार कंपोनेंट बन